हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अप्रैल महीने की क्रॉनिकल मैगजीन कवर करने वाले हैं आज। अगर आपने अभी तक प्रीवियस मंथ की मैगजीन को नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। मैंने क्रॉनिकल सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपको आसानी से सारी वीडियो मिल जाएंगे। पूरी क्रॉनिकल को मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में तैयार किया हुआ है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से महीनेवार करंट तैयार कर पाएंगे। और लास्ट में मैंने इस मैगजीन का वन लाइनर और संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं उनको भी वन लाइनर के तौर पर कवर किया है। उम्मीद है आपको पढ़ने में मजा आएगा। और तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 फरवरी को पीलीभीत में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था सीवर और सेप्टिक टैंक में काम करने वाले श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की गई और इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना। और इसके लिए 100 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है। संत कबीर स्टेट अवार्ड 24 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कुशल हैंडलूम बुनकरों के लिए ये संत कबीर स्टेट अवार्ड जो है कुशल हैंडलूम बुनकरों को प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि जो है ये प्रथम पुरस्कार के लिए 20,000 और द्वितीय के लिए 15,000 और थर्ड पुरस्कार के लिए थर्ड स्थान के लिए 10,000 रखी गई। इसमें एक शील्ड मिलती है और उसके साथ प्रमाण पत्र भी होता है। नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। और ये जो रखी गई है निर्माण आधारशिला 21 फरवरी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। एचसीएल ग्रुप और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन की संयुक्त उद्यम जिसे इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो निर्माण इकाई है सेमीकंडक्टर की नोएडा में जो आधारशिला रखी गई जिसकी उसका नाम है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। और ये दो कंपनी एसीएल ग्रुप और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश ने 2026-27 से 2028-29 के लिए 26-27 से 28-29 के लिए देश की पहली समर्पित आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है शराब और इथेनॉल के निर्यात को बढ़ावा देना। यह पहली बार है जब निर्यात के लिए विशेष रूप से हेरिटेज वाइन के निर्माण और टेस्टिंग टैवर्न्स की अनुमति दी गई है। तो हेरिटेज वाइन ध्यान रखिएगा। 9 फरवरी को बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर बरेली में। इसका निर्माण जो है रामगंगानगर आवास योजना बरेली में रामगंगानगर आवास योजना है वहां पे बीडीए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण किया गया है। टावर की ऊंचाई 11 मीटर होगी और यह सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से प्रेरित है। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूपी को पहली रैंक मिली है। वाराणसी में सप्तऋषि परियोजना के तहत 7 नए घाटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो सप्तऋषि परियोजना वाराणसी में 7 नए घाट का निर्माण कार्य। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन। दुधवा नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश मिल्क और शुगर उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। 20 फरवरी को बिहार पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित हुआ। तो बिहार जो है पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। बधाई हो आप सभी को। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। तो अल्पसंख्यक कल्याण कल्याण नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में। एक स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण हज रिस्ट बैंड वहां पे लॉन्च किया गया। मतलब एक कलाई में घड़ी जो पहनी जाती है उसी तरह से हज रिस्ट बैंड है।
वो जो है उसका लॉन्च किया गया। 7 फरवरी को ओम बिरला द्वारा पटना में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ओम बिरला जी ने पटना में पटना विधानसभा में नेशनल ई विधान पर एप्लीकेशन लॉन्च किया। बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बिहार के 2 जल निकाय, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। खोबी की लाई, ये बिहार का एक उत्पाद है। खोबी की लाई, इसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश ने 2026-27 के लिए ज्ञानी मॉडल ज्ञानी मॉडल पर अपना बजट पेश किया है। ज्ञानी मॉडल मतलब गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, बुनियादी ढांचा और उद्योग। इसका बजट में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रथम संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। यह आयोजन लघु हथियारों और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर आधारित होगा और यह पहली बार है जब एशिया में आयोजित किया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। राजस्थान ने होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लॉन्च की। यह जो योजना है होम स्टे, पर्यटन विभाग ने ग्रामीण आय और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की है। तो राजस्थान बना भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है। और भारत की बात की जाए तो ये दुनिया में 9वें स्थान पर है ऊन उत्पादन में। और भेड़ों की संख्या के मामले में भारत सेकंड स्थान पर है। अलवर राजस्थान 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अलवर 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड जंगलों व वन्यजीवों की सुरक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वनजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व की ये पहल है जो कि झारखंड में है स्थित। पहल का नाम है वनजीवी दीदी। उड़ीसा में भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया गया है। यूएवी मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन। विंग्स इंडिया 2026 के दौरान ये अ, रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर इसका ये स्थापित किया गया। मुंबई में 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मुंबई में 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन। इसकी थीम है कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। अभी हाल ही में अजित पवार जी का निधन हो गया, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे, तो उन्हीं की ये पत्नी है सुनेत्रा पवार। उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये पहली महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है, महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। एतिकोली द्वितीपात योजना। एतिकोली द्वितीपात योजना असम की है ये। चाय बागानों श्रमिकों के लिए लाई गई है। अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई। तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदम्बरम बंदरगाह एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया और यह जो एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। फिक्की महिला संगठन एफएलओ बेंगलोर ने कर्नाटक में अपनी तरह का पहला महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। फिक्की महिला संगठन बेंगलोर इसका नाम है और इसने कर्नाटक में जो है पहला महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है और ये पहली अपनी तरह का पहला है। आदित्य पंड्या भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने गुजरात के धोलावीरा में अपना मिशन पूरा किया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन वो होता है जिसमें पृथ्वी पर स्थित ऐसे अनुकरण जो चंद्रमा या मंगल जैसी चरम अंतरिक्ष स्थिति का अ, अंतरिक्ष की नकल करते हैं। जैसे भी हाल ही में लद्दाख में होप मिशन लाया गया था। वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था कि जो चंद्रमा की चंद्रमा पे उतरने पर जैसे उसके समान हो, जो दाब हो ताप हो वगैरह वगैरह सब कुछ मेंटेन किया जाए।
तो वो होप मिशन लाया गया था अंतरिक्ष लद्दाख में। तो उसी तरह से ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री है। शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मिली संसद कैबिनेट की मंजूरी। तो ये भी बहुत चर्चा में था। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था केरल का। और ये आर्टिकल 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की आजादी देता है। तो आर्टिकल 3 संविधान का ये कहता है कि संसद किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। और उसी के तहत केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया गया है। 23 फरवरी को गृह मंत्रालय ने भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार का अनावरण किया। तो प्रहार क्या है? व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति है, जो कि भारत ने पहली बार ये लॉन्च किया है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी। केरल व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगले 25 वर्षों में 2050 तक का रोड मैप इस नीति के तहत होगा। इस नीति के तहत स्मार्ट कॉरिडोर और अर्बन डिजाइन लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका उद्देश्य होगा स्मार्ट कॉरिडोर और अर्बन डिजाइन लैब स्थापित करना। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, 16 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन 3 मूलभूत सिद्धांतों, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस द्वारा निर्देशित था। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला यह पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन था। ग्लोबल साउथ यानी कि जो जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे के जो देश हैं साउथ में, वो सब ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला यह पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन था। एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी भी दी गई है। प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन 13 फरवरी को किया गया। इसका आदर्श वाक्य है, नागरिक देवो भव। जैसा कि आप लोगों ने मैगजीन कवर देखा होगा, उस पे भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए दिख रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है सेवा तीर्थ और नीचे लिखा हुआ है उसका नागरिक देवो भव। तो इसका आदर्श वाक्य है ये। इसका नाम परिवर्तन किया गया है, जैसे कि पीएमओ का नाम बदल के अब सेवा तीर्थ कर दिया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेंगलुरु में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल जो है, इसका निर्माण को मंजूरी मिली। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसकी अवधि होगी 3 मिनट 10 सेकंड। जैसे राष्ट्रगान में 52 सेकंड की होती है अवधि, वैसे अब राष्ट्रगीत में 3 मिनट 10 सेकंड का एक समय निर्धारित किया गया। और यह जब भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों साथ में बजेंगे, तो वहां पे राष्ट्रगीत को जो है पहले बजाया जाएगा, राष्ट्रगान को बाद में। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्रीज के मध्य समझौता हुआ था। इसके तहत ये ग्रीन यूरिया संयंत्र को स्थापित किया गया। विंग्स इंडिया 2026, हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण और पंजीकृत सेवा उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए
तो अप्रैल 2026 से 1 वर्ष तक इसकी अवधि होगी। यानी जो राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण होगा, वह अप्रैल 2026 से 1 वर्ष तक किया जाएगा। अंडमान निकोबार के दुर्गम गाँवों को छोड़कर ये पूरे भारत को कवर करेगा। तो कहाँ नहीं करेगा? ये अंडमान निकोबार में ये कुछ दुर्गम जो गाँव होंगे वहाँ पे नहीं करेगा ये। बढ़ना है तो जुड़ना है। ये एक अभियान है, बढ़ना है तो जुड़ना है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य है नागरिकों को अपस्किल व रीस्किल रीस्किल करने के लिए प्रेरित करना। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। प्लास्ट इंडिया 2026 12वीं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया। यह दुनिया की पहली 100% जीरो वेस्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी थी। तो प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा। भारत टैक्सी भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा है। शुभारंभ इसका 5 फरवरी को नई दिल्ली में विज्ञान भवन नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा किया गया। 6 जून 2025 को स्थापना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2006 के तहत पंजीकृत है ये। यानी इसकी स्थापना जो हुई थी 6 जून 2025 को हुई थी, और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत हुई है। दिल्ली एनसीआर और गुजरात में पायलट आधार पर संचालित है ये। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली एनसीआर और गुजरात में संचालित की जा रही है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह केवल पहचान का प्रमाण है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण माने जो एफआईआर होती है उसके दौरान लगभग 50 लाख मतदाताओं के सत्यापन की सुनवाई के समय आई थी। तो अभी हाल ही में यानी कि 9 फरवरी को भारत सरकार ने बंधुआ श्रम और ऋण दासता को खत्म करने वाले ऐतिहासिक यानी कि बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 की स्वर्ण जयंती मनाई है। स्वर्ण जयंती यानी कि 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और यह जिला मजिस्ट्रेटों को प्रवर्तन सुनिश्चित करने और जिला व उपमंडल स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन का अधिकार देता है। और अगर बंधुआ मजदूरी की बात की जाए तो आर्टिकल संविधान का 23 जो है वह कहता है बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि बालाश्रम और मानव तस्करी सब हर तरह से प्रतिबंधित है, आर्टिकल 23 कहता है। 31 जनवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। सरकारी व निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, और यह अनुपालन 3 महीने की समय सीमा के भीतर होना चाहिए। ऐसा ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। महाराष्ट्र के वसई में स्थित 475 साल पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस्ट कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2025 में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगर आवर लेडी ऑफ ग्रेस्ट कैथेड्रल की बात की जाए तो ये पुर्तगाली वास्तुकला का एक प्रतीक है, जिसे बिना सीमेंट या ईंटों के मिट्टी के मिट्टी आधारित पारंपरिक तकनीकी से बनाया गया है। मिस्र की राजाओं की घाटी में तमिल ब्राह्मी शिलालेख की खोज की गई है। 30 शिलालेखों में 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में है, शेष संस्कृत व प्राकृतिक लिपि में है। शिलालेख 1 से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं ये। ओल चिकी लिपि ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किया। और ओल चिकी लिपि की बात की जाए तो इसके आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में हुआ था। और ये ओल चिकी लिपि जो है ध्वनि आधारित लिपि है, जिसमें 30 अक्षर होते हैं। ये संथाली भाषा की लिपि है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ओल चिकी लिपि किस भाषा की मूलतः लिपि है, तो ये संथाली भाषा की है। दक्षिण मैक्सिको ओक्साका ओक्साका एक जगह है दक्षिण मैक्सिको में। वहां पे 1400 साल पुराने
जयपोटेक मकबरे की खोज की गई। तो जयपोटेक सभ्यता को बादल के लोग के रूप में भी जाना जाता था। तो जयपोटेक सभ्यता कहाँ से संबंधित है? तो दक्षिण मैक्सिको से। मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक बड़े उल्लू की नक्काशी, जिसकी चोंच से जयपोटेक भगवान का चेहरा दिखता दिखता हुआ नजर आ रहा है। और जयपोटेक भगवान जो है शक्ति और मृत्यु का प्रतीक माने जाते हैं वहां पे। गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर में पहला केंद्रीय डिजिटल मुद्रा आधारित और आधुनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। लाभार्थियों को आरबीआई के माध्यम से डिजिटल कूपन सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है राशन वितरण को पारदर्शी बनाना, आधुनिक और रिसाव मुक्त बनाना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष यानी 2024 की नई श्रृंखला जारी की गई। यह श्रृंखला 2012 के आधार वर्ष को प्रतिस्थापित करती है। इसका उद्देश्य है चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में समय के साथ परिवर्तन को मापना। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत की बेरोजगारी दर में गिरावट, यूनेस्को का एक डेटा है, उसके तहत बेरोजगारी दर में गिरावट हुई है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुआ है, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स। बेरोजगारी दर 4.8% के निचले स्तर पर है। और श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर जो है 55.8% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 4% हो गई है। और अ, शहरी क्षेत्र में 6.7% हो गई है। भारतीय खाद्य निगम ने वैश्विक भूख राहत के लिए चावल की आपूर्ति हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भारत का एक समझौता हुआ है। उसके तहत भारत चावल की आपूर्ति कराएगा। 17 फरवरी 2026 से 5 वर्षों के लिए ये वैध होगा। मतलब जो आपूर्ति होगी वो 5 वर्षों के लिए होगी। स्टार्टअप मान्यता ढांचे में संशोधन। स्टार्टअप टर्नओवर की सीमा अब 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ कर दी गई है। अब मल्टी स्टेट व राज्य सहकारी समितियां भी स्टार्टअप मान्यता हेतु पात्र होंगी। एक नई उप श्रेणी डीप टेक स्टार्टअप पेश की गई है, जिसके लिए आयु सीमा 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष और टर्नओवर 300 करोड़ कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी देने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव में इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार किसी विदेशी नेता को नेसेट स्पीकर मेडल से सम्मानित भी किया गया है। तो प्रधान जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट बोलते हैं। वहां पे मोदी जी ने भाषण दिया और उनको जो है नेसेट स्पीकर मेडल से सम्मानित भी किया गया। 19 फरवरी को यूएसए के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका एक गठबंधन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नियंत्रण में था। गठबंधन हुआ था इसका। तो भारत 12वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ इसमें। इसका जो गठन हुआ था पैक्स सिलिका का, वो 12 दिसंबर 2025 को हुआ था। इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों और एआई बुनियादी ढांचों के लिए सुरक्षित और नवाचार संचालित आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। 18 फरवरी को भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों पर कानूनी सहायता समझौता लागू हुआ है। इसका उद्देश्य सीमा पार कानूनी प्रवर्तन को मजबूत करना और आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी व तस्करी जैसे अपराधों से निपटना है। 9 से 10 फरवरी के बीच पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला। तो ब्रिक्स शेर्पा बैठक हुई नई दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता की है सुधाकर दलेला ने, जो कि आर्थिक संबंध सचिव हैं। इसकी थीम है 2026 की, जो 2026 में ब्रिक्स होगा भारत में, उसकी थीम होगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग व स्थिरता के लिए निर्माण। भारत 2026 में चौथी बार अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में कर चुका है। 9 फरवरी को भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा जारी की गई। न्यूयॉर्क शहर
और न्यूयॉर्क शहर और इलिनॉइस राज्य दोनों यूएसए में है, अमेरिका में, डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क में शामिल हुए हैं। उद्देश्य बीमारी के प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का तेजी से पता लगाना और निगरानी करना और प्रतिक्रिया देना। तो ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क में यूएसए के दो शहर न्यूयॉर्क और इलिनॉइस राज्यों को शामिल किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी टीडी वैक्सीन। अब टीडी वैक्सीन क्या है? टीडी यानी कि टिटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, इसकी वैक्सीन लॉन्च हुई है जेपी नड्डा द्वारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में, वहां पे लॉन्च हुई। एआई शासन के लिए मानव का अनावरण। तो मोदी जी ने भी मानव एक टर्म दिया है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, जिसका नाम है मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड वैलिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म मानव के रूप में जाना जा रहा है। अगला एआई इम्पैक्ट समिट 2027 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। 2027 का एआई इम्पैक्ट समिट जिनेवा में होगा। स्टेला 10 वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण भारतीय सेना की कोडार कोर द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है, वहां पे स्टेला 10 वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया गया। यह कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो हेलीकॉप्टरों और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले खतरों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी इसकी मारक क्षमता 6 से 10 किलोमीटर है। एलएसडी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। एलएसडी के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक। इसमें 2008 से 2025 तक के 530 रोगियों के डीएनए, रक्त आदि जैविक नमूने जो होंगे उनको संग्रहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए नए निदान और उपचार विकसित करना है। भारत ने इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला व्यापक एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क पेश किया है। यह 7 मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि फार्मूले पर आधारित है, जिसमें विश्वास, लोक प्रथम और जवाबदेही मुख्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला व्यापक एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क कितने फार्मूले पर आधारित है? तो 7 फार्मूलों पर आधारित है। यह बिना किसी स्वतंत्र कानून के एआई नवाचारों को बढ़ावा देता है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मोन्स मोंटन 4 MM4 को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। यानी कि जो चंद्रयान 4 होगा वो कहाँ लैंड करेगा, उसके लिए वह स्थान डिसाइड किया गया है। तो उसका नाम है मोन्स माउंटेन 4, दक्षिणी ध्रुव पर है चंद्रमा के। और ये मोन्स माउंटेन 4 जो है एक पर्वत है। इसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है। यानी चंद्रयान 4 का जो मिशन है उसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना। लसिका फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान। इसका लक्ष्य समय सीमा 2030 से पहले 2027 तक बीमारी को समाप्त करना है। लसिका फाइलेरिया लसिका फाइलेरिया परजीवी है। परजीवी परजीवी के द्वारा होता है और इसका वाहक जो होता है वो मच्छर होता है। भारत द्वारा आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया गया। ये दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य घर पर आईसीयू जैसी देखभाल प्रदान करना है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण। इसका परीक्षण हुआ चांदीपुर उड़ीसा में और इसका विकास जो किया गया है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। मारक क्षमता इसकी 3000 से 3500 किलोमीटर तक है। सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणीय ठोस ईंधन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो अग्नि 3 जो है ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित हुई है और इसका परीक्षण चांदीपुर में किया गया है। 24 फरवरी को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व रिकॉर्ड में सुआव या फिर सुआवन नाले को नाला न बोलकर नदी के रूप में वर्गीकृत करने का आदेश दिया है। सुआव
राप्ती नदी की सहायक नदी है और ये गोरखपुर में बहती है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, सुआव नदी अब उसको बोला जाएगा, ना कि नाला। कोल वेटलैंड केरल में पिग्मी टिड्डों की नई प्रजाति की खोज की गई। चिल्का झील और अमीपुर टैंक के बाद भारत का तीसरा बड़ा पक्षी क्षेत्र है ये कोल वेटलैंड। कोल का अर्थ है बम्पर फसल वाला खेत। 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था कोल वेटलैंड को। तो कोल वेटलैंड याद रखिएगा, ये केरल में है और पिग्मी टिड्डों की नई प्रजाति यहाँ खोज की गई है। चिल्का झील और अमीपुर टैंक के बाद ये तीसरी सबसे बड़ा पक्षी क्षेत्र है। हिमालयन सैलामेंडर पूर्वी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ अर्धजलीय उभयचर है। अभी यह चर्चा में से रहा है क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो कम हो गई है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच गया है। और ये कहाँ पाया जाता है? पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। वान द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कृत्रिम मूंगा चट्टान जीर्णोद्धार परियोजना यहाँ पर लागू की गई है। तो वान द्वीप चर्चा में इसलिए है कि कृत्रिम मूंगा चट्टान का जीर्णोद्धार परियोजना यहाँ पर चली गई है और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 18 फरवरी को भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर अपतटीय पवन ऊर्जा बल की शुरुआत की है। तो भारत ने किसके साथ मिलकर अपतटीय पवन ऊर्जा बल की शुरुआत की? वो ब्रिटेन के साथ। भारत ब्रिटेन विजन 2035 के तहत ये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नाहाई द्वारा देश के पहले मधुमक्खी गलियारों की शुरुआत की गई। ये देश का पहला मधुमक्खी गलियारा नाहाई द्वारा शुरू। गोवा राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य है। केरल पहला राज्य था जिसने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया था। पटना पक्षी अभयारण्य एटा, जो कि मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, और छारी ढंड कक्षी को नए रामसर स्थल घोषित किया गया। 30 जनवरी तक भारत में अब कुल रामसर की संख्या 98 हो गई है। और रामसर स्थल की बात की जाए तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है जिसमें 20 है और यूपी 11 वेटलैंड के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत के मर्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स के आधार वर्ष में संशोधन किया गया है। पहले यह 2012-13 था, अब बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है निर्यात और आयात के इकाई मूल्यों कीमतों में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोगिता को बढ़ाना। इसकी सिफारिश नचिकेता चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, भारत 75वें नंबर पर आ गया है और जनवरी 2026 में 80 नंबर पर था। 56 गंतव्यों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं भारतीय। सिंगापुर पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 75वीं हो गई है। वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च 2024 एक रिपोर्ट है, उसमें भारत जो है 7वें नंबर पर है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च किया जाता है वो चीन पहले पहले नंबर पर है, यानी चीन बहुत ज्यादा खर्चा करता है, उसके बाद यूएसए, फिर जापान खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इस तरह से भारत जो है 7वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, भारत 39 अंकों के साथ, ये नंबर याद रखिएगा 39 अंक, क्योंकि कभी कभी पूछा है कि भारत की कितने अंक थे। तो रैंक तो 91वीं है लेकिन अंक जो है 39 है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। पहली बार वैश्विक सीपीआई औसत गिरकर 42 पर आ गया, जो एक दशक में सबसे कम है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, जिसमें पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान है। भारत 48 के स्कोर के साथ 32वें नंबर पर है। इसमें 2 स्थान की गिरावट सामने आई है। सॉफ्ट पावर की अगर बात की जाए तो इसमें देश की वह क्षमता है जिससे बल प्रयोग या आर्थिक दबाव के बिना केवल अपनी संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों और कूटनीति के माध्यम से दूसरे देशों की पसंद और व्यवहार को प्रभावित करता है, तो उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। अप्रैल से जनवरी 2025-26
के दौरान भारत की कुल निर्यात में 6.15% की वृद्धि के साथ 720.76 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 669.02 अरब डॉलर था। ये पिछली बार आरओ के पेपर में ये पूछा गया था कि जो निर्यात के बारे में पूछा गया था, कितना निर्यात हुआ है। तो अभी 669 से बढ़ के 720 हो गया है, वृद्धि हुई है भारत की कुल निर्यात में। और अनुमान लगाया गया है कि वस्तु निर्यात जो हुआ है 366.63 अरब डॉलर का हुआ है, और सेवा निर्यात हुआ है 354.13 अरब डॉलर का। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का सेकंड फेज यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 20 फरवरी को नाथनपुर गांव, असम में अमित शाह द्वारा शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांवों का समग्र विकास, जीवन स्तर में सुधार और आजीविका सृजन, सुरक्षित सीमाएं, सीमा अपराध नियंत्रण एवं राष्ट्र मुख्य धारा से एकीकरण। अगर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 की बात की जाए तो ये 15 फरवरी 2023 से शुरू किया गया था। जो पहला फेज था उसमें सीमा सीमा पार के जो राज्य थे उनको कवर किया गया था, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 662 गांव शामिल किए गए थे। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट था, इसकी ये जो है उत्तरी सीमा पर केंद्रित था, जबकि द्वितीय चरण जो होगा वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कवर करेगा, यानी भारत की जितने भी और उसके उत्तर सीमा के अलावा भी जितने सीमाएं हैं वो कवर की जाएंगी। पीएम राहत योजना 14 फरवरी 2026 को मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य दुर्घटना के 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार है। तो पीएम राहत योजना, ध्यान रखिएगा, इसका शुभारंभ किया गया 24 फरवरी 2026 को। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ 7 फरवरी 2026 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुभारंभ किया गया। पूरे भारत में 1000 दलहन मिलें स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए सरकार प्रति मील 25 लाख रुपए सब्सिडी देगी। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ 7 फरवरी को माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। एआई इम्पैक्ट समिति एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो और वैश्विक तकनीकी दिग्गज एनवीडिया कॉरपोरेशन ने मिलकर भारत में गीगावाट स्तरीय एआई फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया है। और इसकी डेटा सेंटर क्षमता कितनी होगी? तो चेन्नई में जो स्थापित की जाएगी उसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी, और मुंबई में जो स्थापित की जाएगी उसकी क्षमता जो होगी 40 मेगावाट होगी। आयशा करीम आयशा करीम गुवाहाटी की कक्षा 4 की छात्रा हैं, जिन्होंने 2008 मुंबई हमलों में संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी को समर्पित चित्रकला के लिए वीर गाथा 5.0 सुपर 100 शीर्षक जीता है। स्मृति मंधाना, ये जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 खिताब से नवाजी गई हैं अभी। लोअर लोसर उत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश में ये मनाया गया। ये फायर हार्स वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो फायर हार्स वर्ष जो होता है हर 60 साल में आता है। यह तिब्बती समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लोसर उत्सव 2026। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी कार्य कर्मयोगी फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत जो अभियान है उसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने, और ये संचालित होता है ब्रह्म कुमारी के जो है आश्रम थे। जैसलमेर में देश का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया गया। तो जैन चादर महोत्सव पहला कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में। विश्व रेडियो सम्मेलन 2026 ऑल इंडिया रेडियो रायपुर ऑल इंडिया रायपुर ने यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया है। इसकी थीम है रेडियो एंड एआई। व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0
इसका उद्देश्य है डेयरी कवरेज बढ़ाना और 5 वर्षों में दुग्ध खरीद 50% बढ़ाकर 2028-29 तक 1,007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। छठवां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी कन्वर्ज, कोलैबोरेट, को क्रिएट। विंग इंडिया 2026 में उत्तराखंड को विमानन नीति और बुनियादी ढांचे में उत्कृष्टता हेतु सम्मानित किया गया है। भव्य भारत भूषण पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो सदगुरु जो है उनका नाम है जग्गी वासुदेव। तो उनके द्वारा भव्य भारत भूषण शुरुआत पुरस्कार जो है शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाए। पुरस्कार महाशिवरात्रि समारोह के दौरान ईसा फाउंडेशन, जैसे कि इस, सदगुरु का जो फाउंडेशन है वो ईसा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, उसी फाउंडेशन के द्वारा दिया गया और इसके मुख्य अतिथि थे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जूट्रोपोलिस 2, बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अरामायो आइस फियर के लिए इनको मिला और बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले हेमनेट के लिए इनको मिला। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, ये मिला इनको वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। भारतीय फिल्म बूंग, ये नाम याद रखिएगा, बूंग ने चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में जीत दर्ज की है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 विजेता भारतीय शिक्षिका रूबेल नागी जी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 सम्मानित किया गया और ये दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ये दिया गया इनको। तो ये एक चीज और बन जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित हुई, तो दुबई में हुई और इसी समिट में रूबेल नागी जी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 सम्मानित किया गया। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को दिया गया और उनका जो गीत था डेबी तिरार मास फोटोस। सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया लेडी गागा को अबरा कडाबरा के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन को मिला। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए दलाई लामा को यह पुरस्कार मिला और इनका पहला ग्रैमी अवार्ड था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और ये जब भी जो खंजर अभ्यास हुआ है इसका 13वां संस्करण हुआ है। मिसीमारी असम में ये आयोजित किया गया। अभ्यास अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए ये प्रारंभ किया गया और अरुणाचल प्रदेश में ये संपन्न हुआ। अब पुस्तक देख लेते हैं कुछ। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवड़े। एबी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक हैं विजय गोयल। तो ये इंडियन लेखक हैं, इंडियन पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इनको। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 इसका आयोजन हरारे जिम्बाब्वे में किया गया। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी को मिला। टाटा WPL 2026 वडोदरा गुजरात में खेला गया। फाइनल मुकाबला आरसीबी और डीसी के मध्य हुआ। इसमें आरसीबी अपना दूसरी बार खिताब जीता। शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये खेला गया मिलान और कार्टिना डी ओम्पेज में, जो कि इटली के शहर हैं, जिसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा 41 पदक के साथ, जर्मनी दूसरे स्थान पर 26 पदक के साथ, कनाडा तीसरे स्थान पर 21 पदक के साथ। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 1964 में पहली बार भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने कोई पदक ही नहीं जीता। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दे दे कि भारत इतने पदक के साथ, तो वो कुछ तो गलत है। समीर कानोडिया समीर कानोडिया लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सी डॉट ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के साथ, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कारीगरों और श्रमिकों की सहायता हेतु चलाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य की पहल है? तो दिल्ली सरकार की। ग्लोबल साइबर पीस समिति 2026 सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले साइबर लचीलेपन और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया, ग्लोबल साइबर पीस समिति। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में हुआ। नूर्नबर्ग जर्मनी में आयोजित जैविक उत्पादों के दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले बायोपैक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित शहरी चुनौती कोष वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक संचालित होगा। तो शहरी चुनौती कोष अब 2025-26 से 2030-31 तक संचालित होगा, जिसकी कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ाई गई है। तो शहरी चुनौती कोष की जो अवधि है वो बढ़ाकर 33-34 कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आरबीआई के संशोधित मसौदा मानदंडों में पात्र कृषि ऋणों के भीतर कृषि तकनीकी पहल जैसे कि मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान, जैविक प्रमाणीकरण आदि के खर्चों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। पानीपत में नया अटल टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग केंद्र लगाया गया है। अटल टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग केंद्र कहाँ पे है? तो वो है पानीपत में। तेलंगाना तेलंगाना एआई इनोवेशन हब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली और भारत का शीर्ष स्थान रहा। मतलब क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 जो जारी की गई उसमें आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष स्थान रहा। ई विटारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। तो ई विटारा क्या है? यह एक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में भी इसका उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 के अनुसार घरेलू सार्वजनिक वन खर्च में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में पहली बार किस ब्लैक एस्परजिलस प्रजाति की सूचना मिली है? तो एस्परजिलस एक्जुलिटीनस की प्रजाति को भारत में पहली बार खोजा गया है। संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन महासागरीय धारा प्रणाली है, मतलब एमओसी यानी अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एक महासागरीय धारा प्रणाली है जिसके ठप होने से यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ मिलकर अंगुलेट खुर वाले जानवरों का मूल्यांकन तैयार किया। अंगुलेट एक खुर वाला जानवर है जिसका जिसका मूल्यांकन अभी तैयार किया गया है वन्यजीव संस्थान द्वारा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। वो शौक एक तेजी से चलते सफेद बौने तारे के चारों ओर की घटना है। एक तेजी से चलते सफेद बौने तारे के चारों ओर की घटना को कहते हैं वो शौक। महाराष्ट्र में डीआरडीओ द्वारा टॉप अटैक क्षमता वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी मिसाइलें होती हैं लगभग मोस्टली चांदीपुर उड़ीसा में जो है टेस्टिंग की जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र में डीआरडीओ द्वारा क्षमता की इसकी परीक्षण किया गया महाराष्ट्र में। डीआरडीओ द्वारा टॉप अटैक क्षमता वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पुराने फ्रीजिंग विरोधाभास मपेम्बा मपेम्बा प्रभाव को पहली बार सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके स्पष्ट किया गया। पुराना फ्रीजिंग विरोधाभास मपेम्बा प्रभाव जो था
उसको पहली बार अ, स्पष्ट किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स फरवरी 2026 में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में तथा लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। दो जगह आयोजित किया गया, गुलमर्ग में और लेह में। आगरा में लगभग 33 वर्षों के अंतराल के बाद नई आवास योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो यूपी की खबर है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ताज महोत्सव की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ताज महोत्सव भी मनाया गया हाल ही में आगरा में। उसकी थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु नए प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है, जिसका नाम है राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण। डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का शेखपुरा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। तो आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? शेखपुरा जिला, जो कि बिहार का है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब पूर्णिया बिहार में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो इथेनॉल हब पूर्वोत्तर भारत का कहाँ पे बनेगा? वो पूर्णिया में। केरल ने आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान हेतु एआई संचालित मोबाइल एप्लीकेशन न्यू न्यूफाइट आईडी लॉन्च किया है। आक्रामक प्रजातियों की पहचान के लिए किस राज्य ने न्यूफाइट आईडी जो लॉन्च किया है? वो है केरल। वायनाड, कलपेट्टा केरल का एक जिला है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस और डिजिटल जिला न्यायालय बना है। तो वायनाड। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया कि पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ और एनडीएफ से संबंधित प्रश्न लोकसभा नियमों के तहत स्वीकार नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जाएगा। तो अब ये इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? मथुरा में। आरबीआई ने जनवरी 2026 से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यानी पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो किसी भी योजना के तहत जो उसकी अवधि होगी, ऋण की अवधि, वो 6 वर्ष कर दी जाएगी अब। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सीमा पार काम करने वाले श्रमिकों के लिए द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है। तो श्रमिकों के लिए द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता किसके साथ किया भारत ने? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। ये वैक्यूम में एक बार पूछा था, तो भारत ने कितने राफेल विमान की खरीद के लिए फंड दिया है? तो वहां तो ऑप्शन कुछ और था, लेकिन अभी अभी की जो खबर है वो 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद की मंजूरी दी गई है। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई यूनिवर्सिटी सेंटर दुबई यूएई में लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास में ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में लॉन्च किया है। बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया। बायो एशिया 2026 का शिखर सम्मेलन। रियूनियन द्वीप, जो कि फ्रांस का एक द्वीप है, पर स्थित पीटन डीला फोरनाइस ज्वालामुखी इसका नाम है। रियूनियन द्वीप पर पीटन डीला फोरनाइस ज्वालामुखी 2026 में दोबारा विस्फोट हुआ है। मतलब अभी 2026 की शुरुआत में एक बार हुआ था, अब की बार दोबारा हुआ है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए आ जाएगा। पीटन डीला फोरनाइस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये रियूनियन में है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की दो झीलें माई नडोम्बे और तुम्बा प्राचीन कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु स्थिरता हेतु खतरा बन गई है। तो माई नडोम्बे और तुम्बा कहाँ की दो झीलें हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। सीडीआर स्वावलंबी कार्यक्रम के पायलट चरण में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को लक्षित किया गया है। स्वावलंबिनी कार्यक्रम योजना। एमएसएमई ब्याज योजना के तहत निर्यातकों को 7.5% की वार्षिक सहायता मिलेगी। राहवीर योजना
के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो अब अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ सेल्फी मत लीजिएगा, बल्कि उसकी मदद करिएगा। राहवीर योजना के तहत आपको 25,000 रुपये नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और यह कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये रही अप्रैल मंथ की मैगजीन। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें दीजिएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।